नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के चुनावी रण में राजद और कांग्रेस पर तीखा प्रहार। कहा, सिर्फ कुशासन, करप्शन और जंगल राज ही दे सकता है राजद कांग्रेस गठजोड़। प्रधानमंत्री मंगलवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद अभियान के तहत बूथ स्तर पर महिलाओं से करेंगे बातचीत। बिहार में मंगलवार को थम जाएगा पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत अन्य दलों ने प्रचार अभियान में झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के पास आज दुनिया का सबसे सफल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। दिल्ली में भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की हुई 5वीं बैठक। दोनों देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध हर मोर्चे पर साथ खड़े रहने पर जताई प्रतिबद्धता। सूचना साझेदारी, क्षमता निर्माण और साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। देश के विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर अक्टूबर में पहुंचा 59.2 पर। अक्टूबर में जीएसटी राजस्व में भी तेजी से बढ़ोतरी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 2 चुनावी रैलियां की, पहली सहरसा में और दूसरी कटिहार में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजद कांग्रेस गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ कुशासन, करप्शन और जंगल राज ही दे सकता है। वहीं एनडीए बिहार को अब विकसित बनाने, युवाओं को रोजगार देने और एक सुशासन का मॉडल स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि अपना वोट सोच समझ कर दें और बिहार में सुशासन की सरकार बनाएं। अपहरण, हत्या, डकैती वाले राज यानी जंगल राज को याद कर आज भी बिहार के लोग सिहर जाते हैं। उस राज के मुखिया थे लालू यादव, लेकिन तेजस्वी यादव अब उस पहचान से कतराते हैं। कटिहार की रैली में प्रधानमंत्री ने तेजस्वी पर कटाक्ष किया कि आखिर राजद के एक बड़े नेता की पोस्टरों से तस्वीरें क्यों गायब हो रही हैं। जो सालों साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? कटिहार में ही प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश के संसाधनों पर सिर्फ देश के नागरिकों का ही हक है। उन्होंने कहा कि राजद कांग्रेस वोट बैंक के लालच में घुसपैठियों की राजनीति करती है। ये लोग वोट पाने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनको जो मुफ्त राशन मिल रहा है, क्या ये मुफ्त राशन आपको मिलना चाहिए कि घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या घुसपैठियों को मिलना चाहिए? क्या आपके हक का अनाज घुसपैठियों को दे देना चाहिए? क्या आपका चूल्हा जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? आपके बच्चों को रोटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
आपके बुजुर्गों को खाना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? कुछ पार्टियों को देना चाहते हैं। सहरसा की रैली में प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे कोसी महासेतु निर्माण को यूपीए सरकार ने लटका दिया था, जिसे साल 2014 के बाद पूरा करने का काम शुरू हुआ। लेकिन अब ऐसे ही लोग शिक्षा की बातें करते हैं और नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बनाने के झूठे वादे करते हैं। केंद्र में 10 साल तक इन लोगों की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। ये लोग यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए देकर भूल गए। अरे 20 करोड़ रुपए तो गांव में स्कूल नहीं बन पाती है। साथियों, साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो हमने नालंदा की गौरव स्थापना का अभियान शुरू किया। पूरे मन से, पूरे परिश्रम से हमने 10 साल में यूनिवर्सिटी को 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। प्रधानमंत्री ने राजद कांग्रेस के गठजोड़ को कट्टा, करप्शन और कुशासन का स्रोत बताया। मतदाताओं से उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि आपको सतर्क रहना है। राजद कांग्रेस वाले विकास नहीं जानते, वो तो सिर्फ विनाश जानते हैं। निशांत और अमृत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद अभियान के तहत बूथ स्तर पर महिलाओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनके सुझाव भी सुनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट संदेश में लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारी मातृशक्ति भी असाधारण ऊर्जा और पूरे समर्पण भाव से जुटी हुई है। चुनाव अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतंत्र की यात्रा को और सशक्त बना रही है। कल 4 नवंबर को दोपहर 3:30 पर मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद में मैं अपनी माताओं बहनों से चर्चा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में पहले चरण का प्रचार मंगलवार को थम जाएगा, जिससे पहले सोमवार को जोरदार प्रचार देखने को मिला। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे स्टार प्रचारकों ने अपने अपने गठबंधनों के लिए समर्थन मांगा तो विपक्षियों पर जोरदार हमला बोला। पक्ष और विपक्ष की ओर से रोजगार, पलायन, अपराध और सामाजिक अपराध जैसे मुद्दों पर वार पलटवार दिखाई दिया तो विकसित बिहार बनाने का दावा भी दोनों ओर से किया गया। बिहार में किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज जमकर प्रचार हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। कल मंगलवार को बिहार में पहले चरण के मतदान का प्रचार थम जाएगा। उससे पहले आज बिहार के चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा तीखे होते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन के नेताओं पर आतंकवाद और नक्सलवाद पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि पीएम मोदी ने बीते 11 वर्षों में आतंकवाद सहित नक्सलवाद पर करारा प्रहार करके देश की एकता, अखंडता को सुरक्षित किया है। अमित शाह ने राहुल गांधी सहित राजद नेताओं पर घुसपैठियों का सहयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि परिवारवादी पार्टियों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया कि ना लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि ना बिहार में सीएम का पद खाली है, यहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे।
ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी तो एनडीए सरकार पर हमला बोला। चुपचाप झंडा पे 3 तरह पे बटन दबाइए, सब लोग एकजुट होइए, एक होकर के सरकार बदलिए। सरकार बदलिएगा तो हमको मौका मिलेगा ना। यहाँ तो गरीबी है, इसको भी आप निकालना चाहिए और नौजवानों को नौकरी देना चाहिए और सब लोग एक होकर ये चुनाव जीतना चाहिए। जहां एक और महागठबंधन एनडीए पर सवाल खड़े कर रहा है तो एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव द्वारा अपने शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा करने पर सवाल खड़े किए हैं और राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। देखो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होकर रह जाएंगे, कोई चिंता नहीं, एनडीए की सरकार होगी। लालू जी जिस तरह टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराए, ये जनता न तय करेगी। बेटा मुख्यमंत्री का ओथ का दिन घोषित कर रहा है, ये जनता तय करेगी तब ना कोई ओथ लेगा। 14 नवंबर को एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। जब होश संभाले तो भ्रष्टाचार की गोद में होश संभाले। माता और पिता दोनों भ्रष्ट, दोनों के राज में भ्रष्टाचार, तो उसी भ्रष्टाचार के गोद में जब होश संभाले हैं वो क्या बिहार बनाएंगे। रविवार को राहुल गांधी ने बिहार दौरे के दौरान तालाब में डुबकी लगाई थी, जिसको लेकर भी उन पर सियासी बाण चलाए जा रहे हैं। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, अब पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, अब देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है, जिसके लिए कल शाम प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सियासी बाण लगातार जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में चुनावी हलचल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मधुबनी का दौरा किया। अमित शाह ने यहां मिथिला हाट में मैथिली समुदाय से मुलाकात की और उनके साथ रात्रि भोज किया। गृह मंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में बिहार को विकसित राज्यों की सूची में लाना है। उन्होंने महागठबंधन को महाठगबंधन की संज्ञा देते हुए कहा कि महाठगबंधन बेटे बेटियों के लिए काम करने वाला गठबंधन है और एनडीए बिहार के विकास के लिए काम करने वाला गठबंधन है। ये महाठगबंधन जो है अपने बेटे बेटियों के लिए काम करने वाला गठबंधन है और एनडीए बिहार के विकास को आगे बढ़ाएगा। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए। 5 साल में हम बिहार को देश के विकसित राज्यों की सूची में रख देंगे। विकसित राज्यों। बिहार के पूर्वी क्षेत्र का एक प्रमुख आर्थिक, शैक्षिक और प्रशासनिक केंद्र कटिहार शहर न केवल राज्य का 10वां सबसे बड़ा शहर है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत किला बन चुकी है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि इस बार बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। प्रत्याशी हैं तारकिशोर जी, वो डेप्यूटी सीएम रहे हैं, 4 बार के विधानसभा के सदस्य रहे हैं, बड़े नेता हैं। सर, कटिहार आपके क्षेत्र में कितना बदला, क्योंकि आपके पास अहम जिम्मेदारियां भी रही और एनडीए के लिए भी खासा यहाँ पे एक स्कोप दिख रहा है। 2005 के पहले के बिहार को देखेंगे तो जो आधारभूत संरचनाओं में प्रमुख रूप से जो सड़कें हैं वो बिल्कुल नहीं थी, विद्यालय नहीं थे, अस्पताल अच्छी हालत में नहीं थी और जो कटिहार नगर मेरा प्रमुखता से मेरा ये क्षेत्र है, तो मैं जब विधायक बना तो यहाँ कटिहार में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगभग 2 अरब 19 करोड़ की लागत से मैंने प्रारंभ करवाया। हम लोगों ने अब तक के कार्यकाल में 2 चीज़ों पर काम किया, आधारभूत संरचनाएं खड़ी की और जो हमारा मानव संसाधन है, जो बिहार के विकास में उनकी एक बड़ी भूमिका है, उनके
पारिवारिक और व्यक्तिगत आर्थिक परिदृश्य को बदलने का काम हमारी सरकार ने किया। जिस पथ पर बिहार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ेगा। मेरे सहयोगी रंजन कुमार और मेरे कैमरा सहयोगी मोहित उल्के के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, कटिहार, बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुका है। पटना की सबसे वीआईपी सीट बांकीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। इस सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहां से भाजपा के उम्मीदवार नितिन नवीन जीत दर्ज करते आ रहे हैं। हालांकि इस बार भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। यहां कांग्रेस के साथ साथ इस बार जनसुराज ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। देखिए बांकीपुर से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए चुनावी माहौल गर्म है। बांकीपुर में इस बार का विधानसभा चुनाव भाजपा के नितिन नवीन, राजद की रेखा कुमारी और जनसुराज पार्टी की वंदना कुमारी के बीच एक बेहद अहम त्रिकोणीय मुकाबला है। इस सीट को जीतने के लिए महागठबंधन और एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने रविवार को यहां एक भव्य रोड शो भी किया। तो जो हमने काम किया है उसके आधार पर आशीर्वाद मांग रहे हैं और जनता का आशीर्वाद जो मिल रहा है निश्चित रूप से बांकीपुर में फिर से कमल खिलेगा। स्पष्ट कहा कि लालटेन युग का अंत हो गया है, अब एलईडी युग में बिहार आगे बढ़ चुका है। बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बांकीपुर में पिछले 3 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपनी स्थिति कायम रखी है। वर्तमान विधायक नितिन नवीन ने इसे मजबूती से संभाला है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नितिन नवीन ने कांग्रेस के उम्मीदवार लव सिन्हा को करीब 39,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी उम्मीदवार को 83,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा को 44,000 से ज्यादा वोट मिले। हालांकि राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी अपनी जबरदस्त जीत का दावा कर रही हैं। पिछले 30 वर्षों से बांकीपुर विकास के मामले में बहुत पीछे है, तो इस बार जनता विकास को मुद्दा बना रही है, बदलाव को मुद्दा बना रही है। तो यही मेरा आगे का विजन है। बांकीपुर में घूमेंगी तो आप खुद देखेंगे कि विकास की गति यहाँ बिल्कुल स्थिर पड़ी हुई है। हम कागजों पे बात करें जो तो हम लोग ग्राफ पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। बांकीपुर सीट पर जनसुराज की एंट्री ने महागठबंधन और एनडीए दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। वंदना कुमारी के साथ उनकी पूरी टीम ने अपनी ताकत झोंक दी है। हालांकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से कुल 9 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें एआईएमआईएम के रशीद खलील भी शामिल हैं। बदलाव का ही उदाहरण है कि आपको एक महिला उम्मीदवार क्षेत्र पे इतना सक्रिय दिख रही है। हम लोग पूरे जनता के पास एक एक घर, एक एक दुकान जा रहे हैं और अपने जनबल से ये अनुरोध करते दिख रहे हैं कि बदलाव चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उससे जो जवाब आ रहे हैं वही कि हम लोग बदलाव के इंतज़ार में बैठे थे। एक बहुत मजबूत विकल्प जनसुराज के रूप में हमें मिला है और हम लोग सब इस बार जनसुराज को ही मतदान देने जा रहे हैं। इस सीट पर कायस्थ समाज के वोटरों का सीधा प्रभाव है। बांकीपुर का जातिगत समीकरण बिहार के बाकी इलाकों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह शहरी केंद्र होने के कारण विभिन्न समुदायों का मिश्रण है। राजधानी पटना में पड़ने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट राज्य की सबसे प्रमुख शहरी सीटों में शुमार है। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई यह सीट पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार 24 घंटे से कम में थम जाएगा। ऐसे में बांकीपुर का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। राजद की पूरी कोशिश है कि बीजेपी के गढ़ में किसी तरीके से सेंध लगाई जाए, लेकिन पीएम के रोड शो के बाद कहीं ना कहीं एनडीए का दबदबा इस सीट पर एक बार फिर से बढ़ गया है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बिहार में हुआ विकास सबको दिख रहा है। कांग्रेस की फितरत ही झूठ का साथ देने की रही है, इसलिए उन्हें बिहार के विकास का सच नहीं दिखता। कांग्रेस पार्टी आज ये कहती है कि बिहार में क्या विकास हुआ और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत घोर आपत्तिजनक शब्द झूठों का सरदार प्रयोग किया। जब
हमारी सरकार आई तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ होता था, आज 3,17,000 करोड़ रुपए है। जब हमारी सरकार आई उससे पहले बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कवर केवल 22% क्षेत्रों में थी, आज 100% में है। जब 2025-26 का बजट आया, महागठबंधन के लोगों ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने संसद में कहा कि सब कुछ तो बिहार को दे दिया गया। वो झूठ था, या आज आप कह रहे हैं बिहार को कुछ नहीं मिला, ये झूठ है। ये कांग्रेस की फितरत में शामिल है, ये सदा सर्वदा झूठ के ही साथ रहते हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। मुलाकात के बाद भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में गड़बड़ियों का आरोप लगाया। अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर फर्जी मतदाताओं के सहारे सरकार चलाने का भी आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए अमित मालवीय ने कहा कि उपायुक्त अधिकारियों से मतदाता सूची में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की जांच करवाई जाए। भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन में गया था। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसको रिव्यू करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, गलत और अवैध तरीके से दिए गए हैं। जो अधिकारी डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं। ऐसे में हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग करी है कि वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उनकी उपयुक्त अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन करवाएं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार टीएमसी को हराने का मन बना चुकी है। भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन में गया था। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की सूची है उसको रिव्यू करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, गलत और अवैध तरीके से दिए गए हैं। जो अधिकारी डॉक्यूमेंट इशू करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है उन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं। ऐसे में हमने इलेक्शन कमीशन से ये मांग करी है कि वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उनकी उपयुक्त अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन करवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और सरकार के 3000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ साथ नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रख्यात वैज्ञानिक, नवप्रवर्तक और नीति निर्माता भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। सम्मेलन भारत मंडपम में हो रहा है और 5 नवंबर तक चलेगा। पीएम ने इस अवसर पर 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना कोष का भी शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। पहली बार हाई रिस्क और हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। पीएम ने 1 दशक में अनुसंधान एवं विकास पर खर्च 2 गुना होने, पंजीकृत किए गए पेटेंट की संख्या 17 गुना बढ़ने और भारत के विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने का जिक्र किया। हमारे 6000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स,
जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर भी अब उड़ान भर चुका है। बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ये $10 बिलियन की थी। आज ये करीब $140 बिलियन तक पहुंच चुकी है। पीएम ने कहा कि भारत अब तकनीकी का कंज्यूमर नहीं, तकनीकी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का अग्रदूत बन रहा है। पीएम ने अनुसंधान एवं विकास और नवाचार क्षेत्रों में भारतीय नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी का जिक्र किया। पेटेंट फाइलिंग में भी भारत में महिलाओं द्वारा सालाना फील्ड पेटेंट्स की संख्या एक दशक पहले 100 से भी कम थी। अब ये सालाना 5000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई है। स्टेम एजुकेशन में भी महिलाओं का शेयर करीब 43% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। पीएम ने कहा कि भारत नैतिक मानव केंद्रित एआई के वैश्विक फ्रेमवर्क को आकार दे रहा है। सम्मेलन में नोबेल पुरस्कार विजेता, कई प्रख्यात वैज्ञानिक, नव प्रवर्तक और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं। शोधकर्ताओं, उद्योग जगत और नव प्रवर्तकों के बीच सहयोग के लिए ये सम्मेलन बड़ा मंच है। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने उत्तराखंड राज्य के गठन की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया तो समाज के पिछड़े तबके के लिए संवेदनशीलता से काम करने की बात कही। राष्ट्रपति ने नैनीताल में राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया तो मंगलवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को उत्तराखंड राज्य के गठन की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि विधानसभाएं हमारी संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने विधानसभा के सदस्यों को समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और विकास के लिए विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को विकास के अवसर प्रदान करना भी उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने संवैधानिक निर्देशों के अनुरूप समान नागरिक संहिता विधेयक को लागू करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की सराहना की। इस अवसर पर मैं उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों तथा राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तराखंड अद्वितीय प्राकृतिक संपदा और सौंदर्य से भरपूर है। राज्य को प्रकृति के इन उपहारों को संरक्षित करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य राज्य और देश को तीव्र विकास के पथ पर आगे ले जाते रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार की शाम नैनीताल में राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्थापना के बाद से निरंतर प्रगति और समृद्धि की उल्लेखनीय यात्रा तय की है। शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड अपनी प्रगति यात्रा में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। राष्ट्रपति 2 से 4 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अपने दौरे के अंतिम दिन मंगलवार को राष्ट्रपति कैंची धाम स्थित नीम करोली बाबा आश्रम के दर्शन करेंगी। इसके बाद नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। ब्यूरो इनपुट के साथ अवधेश नौटियाल और उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने फातिमा माता नेशनल कॉलेज
कोल्लम की हीरक जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और पूर्व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज आत्मनिर्भरता, नवाचार और समावेशी विकास मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और 2051 तक उस उपलब्धि का राष्ट्रीय उत्सव मनाने का आह्वान किया है। यह लक्ष्य केवल सरकार का नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक का संकल्प होना चाहिए। It is visualized, visioned by our great Prime Minister Narendra Modi ji. Narendra Modi has given a big call that Viksit Bharat by 2047. You will be celebrating the centenary year by 2051. And I am sure by 2022, Bharat celebrated its 75th year of independence as the Azadi Ka Amrit Mahotsav. And India will be celebrating its 100th year of independence by 2047. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने केरल के कोल्लम में फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉयर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मुलाकात की। उन्होंने भारत के कॉयर क्षेत्र की उल्लेखनीय वृद्धि की सराहना की। वहीं FICEA के सदस्यों ने कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि इस अवधि के दौरान निर्यात दुगना हो गया था। यह सामूहिक प्रयासों और उद्योग व्यापी सहयोग का परिणाम था। ये जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दी। भारत और बहरीन के बीच सोमवार को दिल्ली में 5वीं उच्च संयुक्त आयोग की बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री मौजूद रहे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देते हुए मध्य पूर्व के इस्लामिक देश बहरीन ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इसे वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भी साझा प्रतिबद्धता दोहराई और सूचना साझेदारी, क्षमता निर्माण तथा साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दिल्ली में संपन्न भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में कई आपसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भी साझा प्रतिबद्धता दोहराई और सूचना साझेदारी, क्षमता निर्माण तथा साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, फिनटेक, अंतरिक्ष, संस्कृति और जनता के संबंधों को और सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार को और विविध बनाने की दिशा में कदम उठाने पर सहमति जताई। ये फिलहाल वित्त वर्ष 2024-25 में 1.64 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में निरंतर वृद्धि हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने बहरीन के नागरिकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है ताकि पर्यटन और जनसंपर्क को बढ़ावा मिले। We have also seen a steady growth of bilateral trade and investment between our countries. We welcome investors from Bahrain. We have a vibrant cooperation in area of culture, strong people-to-people ties. Earlier this year, we launched the electronic visa system for Bahraini nationals. This, I hope, will encourage more visitors from Bahrain. Both our nations recognize that economic cooperation and interdependence are essential for promoting peace, stability, and shared prosperity. We aspire to enhance
greater connectivity between India and our broader region. भारत ने बहरीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2026-27 की अस्थायी सदस्यता के लिए चुने जाने पर बधाई दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री को अगले महीने होने वाले जीसीसी शिखर सम्मेलन में अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं भी दी। Congratulate Bahrain for the successful conduct of the 21st Manama Dialogue. I also convey our best wishes to Bahrain for taking over the presidency of the GCC. We look forward to your support for further intensifying India-GCC cooperation. वहीं दोनों देशों ने गाजा की स्थिति पर सकारात्मक प्रगति का स्वागत किया और राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता दोहराई। भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की अगली बैठक बहरीन में आयोजित की जाएगी। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में आए भूकंप को लेकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज दोपहर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान से मुत्तकी से फोन पर बात की और बल्ख, समांगन और बगलान प्रांतों में आए भूकंप में हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। भारत की ओर से भूकंप प्रभावित समुदायों के लिए राहत सामग्री अफगानिस्तान को सौंपी जा रही है और दवाओं की अतिरिक्त खेप भी जल्द भेजी जाएगी। अपनी यात्रा के बाद से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर चर्चा हुई। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच बेहतर होते संपर्कों का स्वागत किया। क्षेत्रीय स्थिति पर विचारों के आदान प्रदान की सराहना की गई। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही हुई है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी सोशल मीडिया के जरिए भारत की ओर से की गई मदद की जानकारी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, अफगान लोगों के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए भारत ने भूकंप से प्रभावित परिवारों के लिए खाद्य सामग्री वितरित की। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया 4 से 6 नवंबर तक दोहा में सामाजिक विकास पर दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। 5 नवंबर को नीति आयोग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान गरीबी उन्मूलन, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रमों में सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के विस्तार में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत ने यूनेस्को की 43वीं आम सभा में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। भारत ने SDG 4 के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए शिक्षकों के सम्मान और सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। साथ ही भारत ने यूनेस्को के शिक्षा संबंधी उपकरणों के समयानुकूल संशोधन का भी समर्थन किया। इस दौरान भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, PM श्री विद्यालय और स्किल इंडिया मिशन जैसी पहलों की उपलब्धियों को भी चिन्हित किया। India welcomes the preliminary study and supports the timely revision of these historic normative instruments. The profound transformations in the education ecosystem, digital technologies, evolving pedagogies, crisis-related challenges, and the imperative of equity underscore the need to modernize these recommendations to ensure their continued relevance and effectiveness. India attaches the highest importance to the teaching profession. The National Education Policy 2020 positions teachers at the heart of the learning process, promoting continuous professional development, autonomy, and recognition. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद रोमानिया के दौरे पर हैं। इस दौरान रोमानिया के श्रम मंत्री पेट्रे फ्लोरिन मनोले ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान आर्थिक सहयोग के लिए भारत रोमानिया संयुक्त समिति की 19वीं बैठक हुई। बैठक में फैसला हुआ कि रोमानिया हर साल 30,000 भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर देगा। और वहीं जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में वैश्विक समृद्धि में योगदान देना जारी रखे हुए है।
भारत ने तिमोर लेस्ते में रेबीज प्रकोप से निपटने के लिए 10,000 खुराक रेबीज वैक्सीन और 2,000 शीशियां रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की तत्काल खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि भारत वैश्विक दक्षिण के लिए एक विश्वसनीय स्वास्थ्य भागीदार और संकट के समय फर्स्ट रेस्पॉन्डर बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उत्तराखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श हिमालय महोत्सव में हिस्सा लिया। उनके साथ मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, इंडोनेशिया के बाली से विधायक सोमवीर सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस महोत्सव में भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से सुकून देने वाला है। इस महोत्सव में तमाम क्षेत्रों से लोग आए हैं जो अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। आज मैं लेखक गांव में आया हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे लिए बहुत ही सुखी और शांति का दिन है। यहाँ धर्म गुरु और राजनीति क्षेत्र से लेखक, कलाकार, समाज में अनेक क्षेत्र में काम करने वाले जो चर्चित लोग हैं, सब देश भर से आए हैं। और इतना बड़ा समूह एक जगह में एक सोच के साथ आना, इसमें विचार को आदान प्रदान होगा, बहुत ही सकारात्मक इसका नतीजा निकलेगा। भारत ने मध्य अमेरिका के कैरेबियाई क्षेत्र कोस्टा रिका में 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल कर्नेल का निर्यात किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ से 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली खेप कोस्टा रिका को निर्यात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुपोषण से लड़ने के प्रयासों के क्रम में वैश्विक स्तर पर यह प्रयास न केवल हमारे विदेशी व्यापार को बल्कि हमारे पोषण मिशन को भी मजबूत करता है। यह हमारे किसानों, मिल मालिकों और निर्यातकों को नए बाजार, बेहतर मूल्य प्राप्ति और मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को और अधिक बढ़ावा देता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कालूपुर रेलवे स्टेशन पर जारी पुनर्विकास कार्यों का जायजा लिया। देश भर में 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के नवनिर्माण का काम चल रहा है और अहमदाबाद स्टेशन उनमें से एक प्रमुख स्टेशन है। ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद का कालूपुर रेलवे स्टेशन जल्द ही देश के सबसे आधुनिक और खूबसूरत स्टेशंस में शामिल होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन का दौरा किया, काम की प्रगति का निरीक्षण किया। स्टेशन के कालूपुर और सरसपुर के दोनों तरफ के हिस्सों को नई तरीके से विकसित किया जा रहा है। एलिवेटेड रोड का निर्माण तेजी से चल रहा है और बुलेट ट्रेन का स्टेशन और सामान्य रेलवे स्टेशन दोनों को एकीकृत करने का काम भी जारी है। अहमदाबाद स्टेशन एक वन ऑफ द प्राइम स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है ये। यहाँ पे सिटी के इस तरफ ये कालूपुर साइड हुआ और उस तरफ जो सासपुर साइड है, दोनों साइड के स्टेशनों को नए तरीके से बनाया जा रहा है। कंप्लीट एलिवेटेड रोड से स्टेशन तक पहुँचना होगा। एलिवेटेड रोड का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। रेलवे का लक्ष्य है साल 2027 तक इस रीडेवलपमेंट के काम को पूरा करना। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि कालूपुर का इलाका काफी ज्यादा सघन है और यहाँ कई हेरिटेज इमारतें मौजूद हैं। इन्हें संरक्षित रखने का काम किया जा रहा है ताकि अहमदाबाद की ऐतिहासिक पहचान बनी रहे। ASI द्वारा संरक्षित ब्रिक मीनार और झूलता मीनार को भी स्टेशन के डिजाइन में शामिल किया गया है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। यहाँ पे चैलेंजेस बहुत हैं क्योंकि हाईली कंजेस्टेड एरिया है। यहाँ पे सारे इन सब बड़े बड़े गर्डर्स को और इन सब को लाना उसी हिसाब से प्रिजर्व करके कंप्लीट प्लानिंग इस तरह से की गई कि यहाँ की हेरिटेज के साथ जेल हो जाए इस स्टेशन की डिज़ाइन। और अहमदाबाद की जो हेरिटेज कमेटी है एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उनके साथ कंप्लीट कंसल्टेशन करके किया गया है। ट्रेनों की बढ़ती मांग को लेकर रेल मंत्री ने बताया कि देश के 20 प्रमुख शहरों में रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए मेगा टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। देश भर में 20 स्टेशन ऐसे हैं, 20 शहर ऐसे हैं जहाँ पे लगातार डिमांड आती है नई ट्रेन्स की, तो वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। गुजरात से अहमदाबाद और सूरत दोनों जगह ऐसे टर्मिनल तैयार किए जा रहे हैं।
अहमदाबाद स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं, जिससे ट्रेन और यात्रियों की आवाजाही की क्षमता में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही स्टेशन को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के तौर पर विकसित करने का काम भी चल रहा है, ताकि यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। डीडी न्यूज के लिए मेघना देव की रिपोर्ट। भारत की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में अक्टूबर में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है, जिससे HSBC मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बढ़कर 59.2 हो गया है, जो कि सितंबर में 57.7 पर था। S&P ग्लोबल की ओर से डेटा जारी किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग PMI में बढ़त की वजह मजबूत घरेलू मांग, GST सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और उच्च तकनीकी निवेश था। बीते महीने मजबूत मांग ने आउटपुट को बढ़ावा दिया। इससे नौकरियों के अवसर पैदा हुए और कंपनियों को नए ऑर्डर्स मिले। HSBC में चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी ने कहा कि इनपुट की कीमतों में अक्टूबर में नरमी देखी गई है, हालांकि औसत बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई है। इसकी वजह मैन्युफैक्चरर्स की ओर से अतिरिक्त लागत को ग्राहकों को पास करना था। ग्रोथ सितंबर के मुकाबले अधिक तेज थी और फैक्ट्री आउटपुट भी तेजी से बढ़ा। एक्सपेंशन रेट अगस्त के स्तर के बराबर था, जो पिछले 5 सालों में सबसे मजबूत स्तर में से एक था। केंद्र सरकार ने GST दरों में किए गए सुधारों का सकारात्मक असर, उनकी जो व्यवस्था थी उसका सकारात्मक असर अब दिखने लगा है, जो कि केंद्र सरकार की GST सुधार कोशिश थी। इस साल अक्टूबर में GST राजस्व तेजी से बढ़ा है। पिछले साल अक्टूबर महीने की तुलना में 4.6% की बढ़ोतरी हुई है। सकल घरेलू GST राजस्व राशि पिछले अक्टूबर के 1.42 लाख करोड़ की तुलना में 2% बढ़कर 1.45 लाख करोड़ हो गई है। अगर अक्टूबर 24 से लेकर अक्टूबर 25 तक GST की सालाना बढ़ोतरी को देखें तो सकल वसूली 9.65 लाख करोड़ से 7.8% बढ़कर 10.40 लाख करोड़ हुई है। अक्टूबर 2025 में GST राजस्व की हुई वसूली भारतीय अर्थव्यवस्था की ठोस प्रगति, त्योहारी सीजन में उपभोग के ऊंचे स्तर और कर प्रशासन की प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाती है। आयात आधारित GST वसूली में दर्ज बढ़ोतरी देश की व्यापारिक सक्रियता, तो वहीं घरेलू स्तर पर GST वसूली में दर्ज बढ़ोतरी निरंतर आर्थिक प्रगति का परिणाम है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर मैकडॉनल्ड्स का बाजरा बन बर्गर खाते हुए वीडियो साझा किया और लिखा, विदेशी भी हुआ स्वदेशी। ये बर्गर CSIR CFTRI मैसूर द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्री ने लिखा, यह एक गौरवशाली क्षण है जो दर्शाता है कि कैसे भारतीय नवाचार और पारंपरिक पोषण मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को साकार कर रहे हैं। हाल ही में देश ने ऊर्जा क्षेत्र में 2 ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। ये उपलब्धियां जो स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की ओर देश की निरंतर प्रगति को दर्शाती है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत लगातार प्रगति कर रहा है। इसी क्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऑक्टोपस एनर्जी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के समूह निदेशक क्रिस फिट्जगेराल्ड से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के बढ़ते नेतृत्व पर चर्चा हुई। इस दौरान नवीकरणीय ऊर्जा, डेटा विश्लेषण और स्मार्ट ग्रिड प्रबंधन में सहयोग के अवसरों पर जोर दिया गया। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में बताया कि अगले 5 महीनों में 7 मिशन को अंजाम देने की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इनमें गगनयान के तहत पहला मानव रहित मिशन भी शामिल है। उन्होंने स्पेस सेक्टर में किए गए सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया, उनको आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपना सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। What are the use cases, if you can make us understand, for the common Indian with this heaviest communication satellite? This is the heaviest communication satellite, 4,400 kg, lifted up by GSLV LVM-3 vehicle, and we have placed for placing in the geotransfer orbit.
This will enhance the communication capability of India, mainly for strategic application. But what are the use cases for the common person to understand, sir? How it will improve the communication? Basically, we have to ensure safety and security of every citizen of Bharat. So towards that, this will be useful. And Atmanirbhar Bharat is one central thing that you are working on, sir. What is the next in the pipeline as far as this year is concerned? And also, 3 years, you are saying that 3 times satellites we are going to put. No, with the vision and direction of Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, we are working for 7 launches before March this next year. This finance year, in 5 months, we are planning 7 launches. Next launch will be again a communication launch on commercial basis for a foreign customer. And Narendra Modi ji, our Prime Minister, has rolled out the space sector reform. And we have given 5 PSLV vehicles to private companies, a consortium, industrial consortium. The first launcher we are going to have. And we are also going to have the first uncrewed mission of Gaganyaan program. That first uncrewed mission is going to be there. And another couple of launches, as I told, in 5 months, really our hands are totally full. 7 launches are going to happen in another 5 months time frame. And by 2035, our own space mission, as Prime Minister said? Yes, by 2035, India will have our own space station called the Bharat Andhri Station. And it will be a 5-module construction. The first module will be placed in the orbit by 2028. ऑल इंडिया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 की सोमवार को लॉन्चिंग हुई। इस कैंपेन के दौरान देश भर में 300 से ज़्यादा जगह पर पेंशनर्स के लिए कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें पेंशनर्स अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये कैंपेन DOPPW के द्वारा शुरू किया गया है और इस पूरे अभियान में CGS, CGCA, CGDA, पेंशनर्स एसोसिएशन और कई बैंक्स भी जुड़ेंगे जो इस अभियान को सफल बनाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में PWD मंत्री परवेश साहिब सिंह, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, विकास मंत्री कपिल मिश्रा, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह, सरकार के मुख्य सचिव राजीव वर्मा और अन्य विभागों और दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार चल रहे उपायों पर बातचीत की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए लगातार गंभीर और प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। इसके अलावा प्रदूषण के हॉटस्पॉट को सामान्य बनाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपने 105वें स्थापना दिवस का समापन समारोह मनाया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल VK सक्सेना ने जामिया को देश की 4थे नंबर की यूनिवर्सिटी बताया। उन्होंने जामिया को नॉलेज हब बताते हुए खुद भी शिक्षित बनने के साथ साथ औरों को भी शिक्षित बनाने की बात पर बल दिया। आज ये मुल्क में 4थे नंबर की आला दर्जा यूनिवर्सिटी बन चुकी है। यह देश की दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए एक मिसाल भी है। इस जामिया से बड़े ही मुअज़्ज़िज़ लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें एक नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का भी है। ये वो नाम है जिसने मुल्क को IIT, IIM, UGC जैसे बावकार इदारे दिए। यह बताता है कि वो कितने दूर अंदेशी थे। जब जामिया एक कौमी यूनिवर्सिटी न रहकर एक ग्लोबल नॉलेज हब बन चुकी है, लेकिन जामिया का सफ़र यहाँ अभी सीमित नहीं है। मेरा आपसे मुतालबा है कि आप सिर्फ खुद ही तालीम याफ्ता न होकर रह जाएं, बल्कि दूसरों को भी इस ज़ेवर से आरास्ता करने में अपना किरदार अदा करें। दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक रजनी की यादें एक बार फिर से ताजा होने जा रही हैं। दूरदर्शन इस प्रसिद्ध धारावाहिक का दूसरा सीजन लेकर आया है। धारावाहिक रजनी के निदेशक करण राजदान ने बताया कि रजनी 2.0 सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं जैसे साइबर क्राइम, प्रॉपर्टी खरीद में धोखाधड़ी और रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं और उसके निदान पर आधारित है। रजनी 2.0 चलेगा उसी तरह जिस तरह पिछला रजनी चला था। वो जिस तरह
प्रिया तेंदुलकर जो रजनी बनी थी वो ग्राहकों के हक के लिए लड़ती थी और ग्राहकों को वो जगाती थी कि ये तुम्हारे हक है, तुम्हें लड़ना चाहिए। तो तब हर एक लड़की जो लड़ती थी उसे रजनी कहा जाता था। अब जो हमारी बेटी बनी थी रजनी में गुड्डू, वो बड़ी हुई है और वो माँ पे गई है, तो वो रजनी 2.0 बन के सामने आ रही है। और इसी के साथ समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।